हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो वीडियो जो एग्ज़ाम है राजस्थान का RSM SSB का जो वीडियो जो मेंस है उसके बारे में होने वाला है। वीडियो मेंस के अंदर मैथमेटिक के आपके 32 जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ये जो पेपर है दोस्तों 9 जुलाई 2022 को आपका हेल्ड हुआ था। इसके अंदर मैथमेटिक के 32 जो क्वेश्चन हैं वो पूछे हुए हैं। ठीक है, उनको हम क्या है सीक्वेंस वाइज है वो सोल्व करने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF का नीड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका PDF आपको मिलेगा, वो PDF यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के पीछे के जो एग्जाम्स हैं प्री के उनका भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लिए मैंने काफ़ी जो सीरीज़ है वो चलाई थी। जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप उन सीरीज़ में से जाकर देख सकते हैं। जिस सीरीज़ का मैंने वीडियो बनाया था उसमें से क्वेश्चन है वही क्वेश्चन से पूछे हुए हैं, उनके आंकड़े भी चेंज नहीं हुए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला जो अपना क्वेश्चन है वहाँ से, तो ये जो PDF है मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर और आप देख पा रहे होंगे 41 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस PDF में 41 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों किस्त का पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें 50,000 रुपये का एक स्कूटर है, उसका आप डाउन पेमेंट करते हैं कितना, 50,000 में से आपने डाउन पेमेंट कर दिया 10,400, तो आपके जो रुपये बचे 3,600 रुपये। ठीक है, तो ब्याज तो उसी चीज़ पे लगेगा जिसका आपने पैसा बकाया छोड़ा है, तो इस पर आपका ब्याज लगना है। ठीक है, और ब्याज लगना कितना है दोस्तों, आपको 4 किस्तों में वो ब्याज देना है। आपको 4 किस्त है वो ब्याज की देनी है और उसका जो रेट है वो कितना है 25%। तो आपका ऐसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। ये जो पूरा पेमेंट है 3,900 3,600, ठीक है, प्लस इस पैसे पूरे के पूरे पैसे पर ब्याज कितना मिलेगा आपका 25%, और वो भी कितने साल का, 4 साल का। ये आपका क्या है पूरा ब्याज देना पड़ेगा। ये इतना पैसा तो आपको 39,600 रुपये देना ही पड़ेगा, और 39,600 रुपये 25% के हिसाब से 4 साल का आपको 4 बार का ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक बात है। ये जो पैसा है तो ये पैसा कितना आएगा हम देखते हैं। ये 39600 है और इसका आप 25% करते हैं, 25/100, ये क्या बनता है 4, ये इससे घट जाता है, तो ये पूरा पैसा इतना ही बन जाएगा। मतलब ब्याज का भी आपका जितना पैसा था ना उतना ही ब्याज का बन गया 4 सालों के अंदर। 25% का आपका 4 सालों का ब्याज, तो 25/4 100% ही हो गया। 100% का मतलब ये जो पैसा था वही का वही वापस हो गया। अब आपको ये जो देना है ये पैसा है वो 4 किस्तों में देना है, तो आपको 4 किस्त है वो देना है, तो मैं किस्त की जगह के लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस, ठीक है, जो किस्त है उसका आपका ब्याज लगेगा। पहली बार तो आपको कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उस पर क्या है कि अगले साल 1 वर्ष का लगेगा, उससे अगले साल 2 का, और उससे फाइनल ईयर आपका 3 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, और इस तरह से आप ऐसे बोलेंगे कि 25% है वो आपका ब्याज है पूरा, ये किस्त के बराबर होगा। ठीक है, 4 किस्तें हैं और प्रत्येक किस्त का जो ब्याज है पहली बार 0 वर्ष का लगेगा, फिर 1, 2, 3, इस तरह से आपका ये ब्याज लगेगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 3,000 × 2, प्लस करें इससे बजाय 2 इंटू करते हैं ज़्यादा सही रहेगा, बराबर। इसे हम देखें तो 4K प्लस इसे हम देखें, ठीक है, ये इसे 16 होगा, ये बट्टे 100 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 इसे काटें, ये 6 है, 6/4 को हम क्या बोल सकते हैं 3/2, तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं 3K/2, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 3 11K, तो 3,900 × 11K/2, इसे काट देते हैं कितने से, हाँ ये इसे कट जाएगा 36, इतनी बार 3600 बार, 2 दूनी 4, तो 3600 से 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 रुपये, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मतलब ऐसा है कि जो भी हमारा ब्याज सहित जो पैसा हमें देना है वो कितनी किस्तों में देना है, इस तरह से हम इस फॉर्मूले से इस चीज़ को ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इस तरह से ही इस चीज़ को ज्ञात किया जा सकता है, इससे जो आसान है तरीका नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, उसे देखते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कैसा है, 42 नंबर क्वेश्चन चतुर्भुज का है, समचतुर्भुज का। ठीक है, तो हम देखते हैं एक चतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज आपका, ठीक है, इस तरह से है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसमें से एक विकर्ण है वो आपको दोस्तों बताया कितना है, एक विकर्ण की लंबाई 24 है, ठीक है, और एक की 18 है। तो आप ऐसे मानिए इस विकर्ण की लंबाई 24 है, तो आधा कितना होगा 12, क्योंकि ये विकर्ण आएगा इसे आधा आधा बांटेगा, 18 अगर पूरा विकर्ण है तो यहाँ से कितना होगा 9। अब समचतुर्भुज में एक चीज़ आपको याद रखनी होती है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, समकोण पे काटते हैं ये विकर्ण। ठीक बात है, तो अगर ये 9 है दोस्तों, ये 12 है, तो ये कितना होगा 15, क्योंकि 9, 12 और 15 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या, x का स्क्वायर, वो कितना आएगा 15 ही आएगा। और यहाँ से हम बता सकते हैं उसकी भुजा कितनी होगी 15।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जिस तरह से आसान होता है मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूँ, उसमें ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि संख्या, हाँ चॉइस, जो चॉइस है वो क्या है, किसी संख्या हमें पता नहीं, वो संख्या x मान लेते हैं, उसका 3/4, ठीक है, का 2/3, तो का मतलब गुणा होता है, का 2/3 है तो उस संख्या का आपको क्या बताना है, 1/4। तो आपके पास ये जो संख्या x है वो आ जाएगी। अब आपको इसी का क्या बताना है, इसी संख्या का आपको क्या बताना है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं। तो ये 3 से 3 कट गया, ये से 2 बार कट गया, ये क्या है 48 आया, x बराबर 48। अब इसका 48 का हमें क्या करना है, इसने कहा 1/4, अब हम कर देते हैं, तो ये कितना आया 12। ठीक है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, पर आप 1/4 अगर आपको करना ही है x का, तो आप x के यहाँ पर नहीं कर सकते, आप यहाँ करना होगा, तब जाके रिजल्ट सही आता 6, और वो भी रिजल्ट 12 ही आता। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, उसे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसने ऐसे कहा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मैं इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखता हूँ और 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 120। मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर को हम 120 बोल सकते हैं। और आगे भी ऐसा लिखा हुआ है 1 मीटर और 35, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, 135। अब आपको ऐसे बताना है, इन सब का क्या बताना है, इस एक ऐसे लंबाई जिससे बड़ा सा बड़ा लंबाई है जिसे हम माप सके। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी संख्याओं में सबसे कम अंतर किन से, 2 संख्याओं में, इन दोनों में है। और कितना अंतर है, 15 का। तो इनका जो एचसीएफ है वो 15 हो सकता है। आप देखते हैं क्या 15 में इसका भाग जाता है, इसका भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ है दोस्तों कितना होगा, 15 होगा। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, हम फटाफट इस तरह से देख सकते हैं। तो एचसीएफ देखने के लिए हम दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं जिनमें सबसे कम अंतर है। आप करने को इसका और इसका अंतर भी कर सकते थे, पर वो पेचीदा होता था। इसी वजह से हम जिनमें कम अंतर है वही करके देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ जो संख्या किससे डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो आपका क्या है कि एल्जेब्रिक फॉर्म में एक दे रखी है, उसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 0.2 का क्यूब। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो 0.2 को दोस्तों मैं क्या बोल देता हूँ, ए बोल देता हूँ। ठीक है, और 0.3 को मैं बोल देता हूँ बी, और 0.5 को दोस्तों मैं बोल देता हूँ सी। अब आप इसे लिखेंगे ना तो ये फॉर्मूला बनेगा किस चीज़ का, ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ठीक है, वो बराबर होता है किससे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर बट्टे आप इसके यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। आप इस पद को यहाँ लिखें या फिर यहाँ लेके आ जाएं, एक ही बात है। अब इस फॉर्मूले में कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी, यही होगा। तो A हमारा क्या है 0.2, B 0.3 और C 0.5। इन सब को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना। तो एक है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आपके एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। बहुत आसान सा देखो दोस्तों पेपर बना है, इतना कोई टफ पेपर है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, ABCD आपका जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ तो आपको आप अच्छे से दिखाई दे। अब इसने ऐसे कहा CE है वो आपका क्या है, आपका बाइसेक्टर है यहाँ। ठीक है, और यहाँ 55 डिग्री इसने दे रखा है, और यह A B C E और ये D। ठीक है, अब यहाँ पर ये 55 डिग्री इसने दिया। उसके बाद में आपको ऐसा कहा इसमें कि हाँ AB और BC बराबर है। AB ये वाली भुजा और ये BC, ये दोनों BC बराबर है। तो इनके सामने जो कोण बनेगा, इसके सामने जो भुजा के सामने कोण है, तो इस भुजा के सामने भी उतना ही बनेगा, 55 डिग्री बनेगा। अब आप बताओ फिर, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और आपसे यही पूछा है आपसे ACE ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो आप 180 में से 55 घटा देंगे, 180 माइनस 55 डिग्री और बट्टे 2 करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और यही उस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो यहाँ से 180 में भाग देंगे तो 90 आएगा, और 55 में अगर हम देंगे तो 25.27 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। और इसको इसमें से घटा देंगे तो अपना जो जवाब है दोस्तों वो 62.5 डिग्री है। वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर। ठीक है, उसे देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन को करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं।
उसमें एक डायग्राम के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उसको हम देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, इसकी त्रिज्या मैं कितनी बना लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसा इसने कहा। उसके बाद में ऐसा कहा ये पी पर कोई रेखा स्पर्श करती है, तो हम ऐसे बोल देते हैं यहाँ से ऐसे कोई रेखा, ये जो रेड वाली है वो करके गई, और इसको इसने ऐसे बोला, इसका नाम इसने क्या दिया, हाँ क्यू, पी क्यू, ठीक है। जो ओ के अंदर है वर्त का, ये ओ के अंदर है, इससे ये क्या करता है, क्यू मिलता है, इस तरह से ये इसे मिला दिया। अब इसने देखो ये बोला ओ क्यू ये बराबर दोस्तों कितना दे रखा है इसने, ये पूरी रेड वाली जो लाइन है ये दे रखी है इसने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप 5, 12, 13 का कॉम्बिनेशन लगा के इसे 13 मत कर देना, बस यही गलती कर बैठोगे। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण है दोस्तों, तो 90 के सामने ये जो है वो कर्ण है, ये आधार और ये लंब है, तो हम ऐसा लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर प्लस इसे हम x मान लें क्या, लंब का स्क्वायर या फिर आधार का स्क्वायर। इसे आप आधार समझ लो, लंब समझो। यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये भुजा कर्ण होगी, तो इसमें से ये घटेगा, तो 144 माइनस ये 25 इस तरफ आ जाएगा, बराबर क्या है, x का स्क्वायर, ये बनेगा 119 बराबर x स्क्वायर। तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर क्या होगा, √119, और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, न कि 13, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना था, इसमें बहुत सारे लोगों से गलती हुई थी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो अपना ये जो 8वां क्वेश्चन है उसे हम देखने जा रहे हैं। आप PDF है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। P और Q एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 3:5 में लाभ प्राप्त होता है। P और Q का इसने लाभ बताया, ठीक है। तो P और Q का जो प्रॉफिट है उनका रेशियो है 3:5, ठीक है, ये इसने बोल दिया। उसके बाद में इसने ऐसे बोला Q ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपये और P ने 72,000 रुपये, ठीक है। तो हम लिखते हैं देखो P के और Q के, तो P के कितने पैसे हैं हम देखते हैं। Q के तो बताया 12 महीना है, 12 माह है, और पैसा कितना, पैसा है उसका 80,000, तो 80 के लिख देता हूँ मैं 1000 को, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और P के कितने पैसे हैं, 72,000, P के 72 के, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और हमें ये पूछा है P ने जो पैसा है वो कितने टाइम के लिए लगाया, ये पूछा है। अब एक बात बताओ, इसका पैसा और इसका पैसा जितना इन्होंने लगाया जितने समय के लिए, उतना ही उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका जो प्रॉफिट का रेशियो वो तो कितना है, 3 लिखा हुआ है, और Q का कितना है, 5। अब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसको इसका प्रॉफिट मिल गया, इसका उसको मिल गया। अब इस इक्वेशन को आप बराबर कह सकते हैं, इसी तरह से इक्वेशन बनता है। ये K से ये K कट गया, ठीक है। अब हम काटते हैं, 12 6 से काट लेते हैं, ये इससे 2 बार कट गया, 2 को इससे काटते हैं 40 बार, इसमें इसका भाग 8 बार लगेगा, तो T के बराबर के सामने आ गया 8, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 8 महीने। और 8 महीने इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब ए नंबर जो ऑप्शन में लिखा हुआ, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, इससे अच्छे से प्री में पूछे हुए थे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो है वो आपका, हाँ, एवरेज का है, ठीक है। तो इसने एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। इसने क्या दिया, हाँ, अगला क्वेश्चन में 49 नंबर में आपको दिया 20, 14, 16, 40 और 30 है, आपके प्रति सप्ताह हैं वो दे रखे हैं, और 5 व्यक्ति हैं, उनका आपको औसत बताना है। तो 20 + 14 + 26 + 40 + 30 बटे क्या कर देंगे, 5, ठीक है। 40 और 40 80 और 20 120, सॉरी 80 और 20 100, 100 130, 130 बटे 5, आंसर आया 26, और ये क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है। आप मेरे जो वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ के जाकर देखें, उनमें मैंने 70 जो क्वेश्चन हैं वो करवा रखे हैं। ये क्वेश्चन है उसी में से पूछा हुआ है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन Q² + 3Q, ठीक है। उसके बाद में Q का स्क्वायर + 5Q + 6, ठीक है। तथा आपके सामने क्वेश्चन वैसे लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 4Q + 3। इसका आपको क्या बताना है, लेसे बताना है एलसी, ठीक है। अब देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, Q कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, Q + 3 बचेगा, कोमा इस ये जो है वो क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण है। तो जोड़ने पर तो 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6, तो ऐसे क्या समीकरण है, तो 5 3 और क्या हो जाएगा 5। तो एक बार तो Q, क्योंकि पूरा प्लस का ये, और एक बार हो गया Q + 2, ये इस तरह से टूट जाएगा, सही बात है। अब इसको देखते हैं, ये भी वैसा ही है, ये भी एक द्विघात समीकरण है ना। जोड़ने पे तो 4, गुणा करने पे 3, तो वो 3 और 1 होगा, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे Q + 1 और क्या Q + 3, ठीक है। अब एलसीएम वह संख्या होती है जो क्या होती है, हम सभी में मौजूद होनी चाहिए। तो हम इसमें से देखते हैं, इसका तो हम Q ले लेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, Q + 3 ले लेंगे।
अब हम देखते हैं क्या इसमें q+3 है, इसमें तो है, तो फिर इससे क्या लेना होगा, q+2 लेना होगा। इस पर क्या q+3 है, हाँ q+3 देखो सभी में है, इसलिए हमने एक बार लिया, इसमें q+2 ले लिया, इससे हमने q ले लिया, तो इससे हम क्या लेंगे q+1। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन नहीं है वही होता है कि आपका एलसीएम। इस तरह से हमने ले लिया, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो आंसर है। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चाल समय दूरी से, टाइम एंड वक्त से दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वक्त का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसने ऐसे कहा XYZ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो X + Y + Z है, ये किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर उसके बाद में तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन बाद X चला गया। ठीक है, तो 4 दिन बाद क्या हुआ, X गया। ठीक है, और बाकी के Y और Z काम कर रहे हैं। ठीक है, और Y और Z 10 और अधिक दिन लेकर पूरा कर देते हैं, मतलब 10 दिन और लगते हैं। Y और Z को वैसे देखा जाए तो 4 दिन इन्होंने काम किया, 10 दिन का काम था, तो 6 दिन ही बाकी रहने चाहिए थे, पर इन्होंने कितने दिन और काम किया, 10 दिन और काम किया। तो आपको ऐसे पूछा X अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं। जो बचा हुआ काम आप देखें, तीनों मिलकर करते थे 10 दिन में करते थे। तीनों ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो 4 दिन 10 में से कितना हिस्सा होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझें कितना हिस्सा बाकी है, तो आप ऐसे बोलेंगे 6 दिन का काम बाकी है। कितने दिन में से, 10 दिन में से। आप इसे काटें तो आप इसे बोलेंगे 3/5 भाग बाकी है। ठीक है, ये जो बाकी का काम है वो किया किसने, वो जो काम ये 3/5 भाग है Y + Z ने किया है, वो भी कितने दिन में, 10 दिन में। सही बात है, तो Y और Z ने 10 दिन में 3/5 भाग कर दिया, तो इसका मतलब पूरा भाग का वो कैसे करते, तो इसका इससे गुना कर दो, तो हम ऐसे बोलेंगे Y + Z बराबर क्या आ जाएगा, 50/3। मतलब Y और Z 50/3 में पूरा काम खत्म कर देते हैं। और XYZ ये कितने में करते हैं, देखो X + Y + Z है, ये करते हैं 10 में, और आपको YZ का पता चल गया, ये करता है 50/3 में करता है। अब आप इसका क्या करें, एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम मैं क्या मान लेता हूँ 50। इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो यहाँ लिख देता हूँ, इनकी क्षमता हो गई 5। इसमें इसका भाग जाएगा 3 बार, तो इसकी क्षमता होगी 3। तो Y और Z की क्षमता 3 है, X, Y और Z की कितनी है। ठीक है, तो इसमें से ये घटाऊंगा तो 2 जो बचेगा वो किसकी क्षमता बचेगी, X की। अब ये क्षमता को अगर हम पूरे काम में भाग दें तो हम ऐसे बता सकते हैं कि X अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 25 दिन। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है 60, हाँ आपका कितने नंबर है, अगला क्वेश्चन 52 नंबर है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ उसी के अंदर से हूबहू क्वेश्चन है, एकदम से कॉपी पेस्ट। मुझे इसके आंसर भी याद है, इसका आंसर 74 होगा। ठीक है, और जो न्यूनतम स्कोर होता है उसका जो आंसर है वो 72 होता। ठीक है, तो इसने पूछा है क्या है, हाँ उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर, हाँ तो 72, हाँ 172 है वो इस क्वेश्चन का क्या है, देखते हैं देखो सही जवाब है कि नहीं। एक बल्लेबाज का 40 पारियों में जो औसत है वो 50 रन है, तो जो टोटल 40 पारियाँ हैं, 40 जो पारियाँ हैं है ना, उसमें जो औसत है उसका कितना है, 50 रन। ठीक है, उसकी जो आपकी हाँ उच्चतम और न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। मतलब ऐसा है, जो आपका क्या है हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट स्कोर से कितना अधिक है, इसने ऐसे बोला 172 रन। ठीक है, मतलब एक पारी है वो दूसरी जो उसका कम से कम जो स्कोर है और जो अधिकतम स्कोर है उसमें फ़र्क 172 का, ऐसा कहना चाह रहा है। तो हाईएस्ट बड़ा है, लोवेस्ट कमज़ोर है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसकी बाकी की जो पारी है 38 जो पारियाँ हैं उनका एवरेज इसने दे रखा है कितना, 48 रन। ठीक है, तो जो 2 पारियाँ हैं, 2 पारियाँ कौन सी, हाईएस्ट और लोवेस्ट, उनका हम क्या टोटल यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। तो देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझें है ना, मैंने ऐसे कहा कि 40 लोगों को मैंने 40 जो पारियाँ हैं उनको 50 रन के लिए कहा, 50 रन लेके आने हैं उनको, तो ये कितना लेके आ पाए, 48। तो इनके पास कितना कम है, 2 कम है। कितने पारियाँ ऐसे, 38, तो 38 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 76। तो आपका 76 कम हो गया। अब इनको देखो, इन 2 पारियों को ये 50 रन तो एवरेज के लिए मेंटेन करने ही करने पड़ेंगे, और उसके साथ में 76 और बनाना पड़ेगा। सही बात है, इसका मतलब इसका साथ 76 और बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 50 × 2, तो मतलब 100 तो लेके आना ही आगे, और 76 इनके पास कम पड़ गए तो वो भी इनको बनाने पड़ेंगे ताकि एवरेज मेंटेन हो जाए। तो इन दोनों पारियों को कितना बनाना होगा, 176। तो इसका मतलब ये जो 2 पारियाँ हैं इनका योग 176 है। ठीक है, अब आप ही बताएं, इसमें से एक जो पारी है दूसरी पारी से 172 क्या है, मतलब इनका फ़र्क है, तो जो फ़र्क है दोनों का वो 172 इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, 4।
तो जो 172 जो फ़र्क था ना दोनों पारियों में, वो अगर हमने हटा दिया तो अब हम ऐसा कह सकते हैं दोनों पारियाँ बराबर है। तो इस 4 में हम 2 का भाग देंगे तो प्रत्येक पारी के हिस्से में 2-2 आएगा। अब एक पारी के हिस्से में 2 आया, दूसरे में 2 आया। अब जो 172 जो ज़्यादा था ना उसको हम वापस दे देते हैं, ठीक है। तो ये बन गई 174 की पारी और एक पारी बन गई 2 की। अब आप इन दोनों का अंतर करो, देखो 172 होता है और इनका योगफल करो 176 होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब सही से बता सकते हैं। और ये हूबहू क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाता हूँ सीट के अंदर से 174, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कितना होगा, हाँ बल्लेबाज का उच्चतम जो स्कोर है वो कितना है 174। 174 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों वो अपने कितने नंबर है, हाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई अच्छे क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है ना, बाकी का ऐसा नहीं है कि टफ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मित्र है उसने क्या किया, हाँ एक मित्र दूसरे मित्र से ऐसे पूछता है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि हाँ मुझे 100 रुपये दे देते हो। इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा सही रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है जैसे 40 और कितना 170 हम उससे करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा है, आप क्या करते हो, एक जो दोस्त है, ठीक है, हाँ 100 रुपये उसे ले लेते हो, इससे 100 रुपये अगर आप ले लोगे तो इसके पास 70 रुपये बचेंगे और वो 100 रुपये अगर ये दे देगा तो इसके पास वो प्लस हो जाएंगे, ये 140 बन जाएगा। क्या इसका ये 2 गुना है, हाँ बन रहा है। तो आप इसी ऑप्शन को चेक करें, ठीक बात है, ऐसा बनना है। फिर अगला जो है, हाँ फिर ऐसा कहता है यदि तुम मुझे 10 रुपये दे देते हो, मतलब ये ऐसा कहता है कि ये अगर उसको 10 रुपये दे देता है उसको, तो इसमें से अगर 10 कम करें तो इसके पास 10 बढ़ जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180। ये इसका कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये सही जवाब है, बस इतना ही बताना था आपको, ठीक है। और इतने से आंसर आ जाता है। तो हम ऑप्शन टेस्ट करके क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसे मिटा देते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शहर की जनसंख्या 1 लाख है, प्रथम वर्ष 5% वृद्धि, अगले वर्ष 8% कम हुई तथा हाँ तृतीय वर्ष 3% की वृद्धि हुई। तो देखो 1 जो लाख है, ठीक है, इंटू एक बार तो 5% वृद्धि हुई तो 105/100, उससे अगले साल 8% की कमी हुई तो 92/100, उससे अगली बार है 3% की वृद्धि हुई तो 103/100, ऐसा है, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, गुणा करना था, ठीक है। इनके 0 काट सकते हैं, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4, ठीक है, एक एक्स्ट्रा रह गया तो एक हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, एक हम 10 ऐसे लिख देते हैं। अब आपको इनको गुणा करना था, आराम से आ जाता, ठीक बात है। अब आप इनको गुणा करते तो आप इधर सीधे गुणा करके देख सकते हैं, सीधे गुणा करके मतलब है आप 2 डिजिट तक गुणा करके देख सकते हैं। तो मैं इसका इससे गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका इससे गुणा कर लो, चाहे उसका इससे कर लो, एक ही बात है। तो हम देखो किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसका इससे कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे गुणा कर देता हूँ, 5 से काटते हैं 5 दूनी और 5 दूनी 10, 5 कम 21 बार कट गया, ये इससे कट गया 4 और 6 46 बार। इसका इससे गुणा कर देंगे तो 21 × 46 × 103, तो 6 कम 6 6 3 18, लास्ट में तो 8 आएगा। अब हमें एक डिजिट और देखनी होगी, एक डिजिट देखकर हम तय कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक संख्या को हम क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 डिजिट तक, ठीक है। तो 46 को हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो करते हैं। तो 6 3 कितना 18 आएगा और 4 3 कितना 12, है ना। और यहाँ ऐसा आएगा, तो सॉरी यहाँ ऐसा क्रॉस लगेगा ना, ठीक है। अब ये क्या आएगा 8 और ये क्या आएगा 3। हमने इसके 2 डिजिट लिए हैं क्योंकि हमें 2 डिजिट में पता चल जाएगा। अब 21 को 2 डिजिट से गुणा करते हैं इनके, ठीक है। तो 8 एकम 8, ठीक है। और फिर यहाँ क्या आएगा क्रॉस, अब 8 दूनी क्या आएगा, हाँ 3 एकम क्या आएगा यहाँ पर 3, 8 दूनी 16, यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर 8 और 6 3 क्या 9। तो 8 के बाद में 9 वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब है, वो सी में लिखा हुआ है। तो सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं था और आप ऐसे आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेसम एस का है, एलसीएम और एचसीएफ का है। एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे वीडियो के लिए, उसी में से ये क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हैं। 2 संख्याओं का लेस है एलसीएम, एलसीएम इसने दे रखा है कितना 225, ठीक है। हाँ उसका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ ही होता है और वो सीधे तरीके से नहीं बोला, तो ये एचसीएफ ही होता है, वो 5 दिया है, ठीक है। उसमें से एक संख्या है वो 25 है, एक संख्या उसमें से क्या है 25 है, और हमें पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हमें दूसरी संख्या पूछी है, इसके बराबर हो जाएगा, ये इससे 5 बार कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 45, तो हम ऐसा बोलेंगे सेकंड संख्या दोस्तों क्या है 45।
और ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ था, बहुत आसान तरीके से मैंने इसका जवाब दे दिया। अब दो अच्छे जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री से पूछे हुए हैं उनको हम देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर। ठीक है, 56 नंबर में देखो एक डायग्राम बना रखा है और उसमें आपका एक्स का वैल्यू पूछा है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ और आपको इसको करके बताता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है 2x। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इसने x, यहाँ पर दे रखा है 3y। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है y। अब जो भी ऑप्शन है वो y के फॉर्म में है और आपको पूछा है x बराबर क्या होगा। ठीक बात है, तो देखो ऐसा है दोस्तों, अगर हम ये वाला बनाएं y और ये देखो दो क्या होता है, जैसे कि हम एक चीज़ देखते हैं कोई भी त्रिभुज के, हाँ ये दो कोण होते हैं x और y में, तो ये इसके बाह्य कोण के बराबर होंगे। दो अंतः कोणों का योग है वो एक बाह्य कोण के बराबर होता है। अब आप बताइए ये बाह्य कोण है और इसके अपोजिट ये दो अंतः कोण है, बाह्य जो कोण है ना, उसके अपोजिट जो आपके दो कोण है, इसके अपोजिट ये दो ही तो बचे ना। ठीक है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, तो अगर ये y है तो फिर ये क्या होगा दोस्तों 2y होगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बात बताओ, ये बाह्य कोण किसके लिए, इन दोनों के लिए, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं ये वाला और ये वाला है वो इसके बराबर होगा, तो आप ऐसा कहें x + 2x है वो बराबर होगा किसके 2y के। तो ये क्या बन गया 3x बराबर क्या 2y बन गया। आपको वैल्यू किसका पूछा है x का, तो आप इस 3 को कहाँ भेज दो उस तरफ, तो आप ऐसे बोल देंगे x बराबर क्या होगा 2y बटे क्या 3, क्योंकि आपको जो ऑप्शन है वो y के फॉर्म में दे रखे हैं। 2y/3 है जो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का ज्योमेट्री से पूछा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मिटाकर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, हाँ x का मान इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने एक डायग्राम बनाया, उसके बाद में ऐसा खींच दिया, इसके बाद में इसने ऐसा कहा ये 46 डिग्री है और ये भी 46 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या है, एक जैसे एंगल है। ठीक बात है। अब इसने ऐसा कहा कि ये एंगल A है, ये एंगल X है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये भुजा है यहाँ से यहाँ तक की B है और फिर यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है C है। तो इसमें क्या है दोस्तों थेलेस थ्योरम लगेगा। ये क्या है कि इसमें एक कोण नहीं, ये वाला देखो अगर थीटा है छोटे वाले के लिए, तो बड़े वाले के लिए भी यही कोण थीटा है और ये कोण 46 है, तो और बड़े वाले के लिए भी 46 है। तो फिर जो बचा हुआ हिस्सा है ये अगर मान लेते बीटा होगा तो फिर ये भी तो बीटा होगा, तो इसमें समरूपता लागू होगी। ठीक है, समरूपता के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हमें बताना है किसका मान है, हमें दोस्तों बताना है ये जो आपका x है उसका मान बताना है। ठीक है, तो x के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि बड़े त्रिभुज के जो सामने भुजा है इस थीटा वाले एंगल के सामने कौन है, इस थीटा वाले एंगल के सामने a है। ठीक है, तो आप बताओ छोटे वाले में इसके सामने कौन है, छोटे वाले के थीटा के सामने कौन है x है, तो आप x लिख दें। ठीक बात है। अब आपके सामने आप ऐसे देखें, थीटा के सामने आपने लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब बट्टे लिखें आप। अब आप बताएं अल्फा के सामने है, अल्फा के सामने लिखिए। अल्फा के सामने बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, बड़े वाले त्रिभुज के सामने ये भुजा है और इस भुजा का मतलब क्या है B और C है, तो आप इसे लिखेंगे B + C। ठीक है, और आप छोटे वाले में इस अल्फा के सामने कौन है C, तो आप C लिखेंगे, ये बराबर होंगे। आपको x का वैल्यू पूछे तो C को आप यहाँ भेज दें, तो आप ऐसे बोलेंगे AC बटे क्या B + C बराबर क्या x, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, इसे हम थेलेस थ्योरम भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 58 नंबर। ठीक है, तो 58 नंबर को मैं इसे मिटा देता हूँ और उसे देखते हैं। एंगल के सामने अगर आप कोण देख के करते हैं ना तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 700 रुपये 3%, हाँ 700 आपका रुपये 3 वर्ष है और 4% आपका CI से आपको भुगतान करना है। ठीक है, तो देखो आप किस तरह से करेंगे, आप इसका 700 का क्या करेंगे, पहले 4% करेंगे तो वो आएगा 28 रुपये आएगा। फिर आप 28 का 4% फिर से करेंगे तो 28 का 4% 100 प्लस। ठीक है, देखो आप इस चीज़ को ऐसा कह सकते हैं कि हाँ 80 प्लस क्या 8 4 32, तो एक पॉइंट कितना आएगा लगभग ये आएगा। हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि 1.12 इतना आएगा। ठीक है, फिर 1.12 का फिर कितना परसेंट 4% और। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का जवाब है वो दे सकते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी 1.2 नहीं आएगा, हाँ इसका अगर हम परसेंट निकाल लें तो उसमें 100 का भाग दें, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, उसका 4% और। अब आपको देखो कॉमन सी बात तो ये साफ दिखाई दे रही है कि सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है, हाँ जो भी आएगा इतनी यहाँ से जो भी आएगा इसे हम 3 से गुणा करेंगे, इसे हम 3 से करेंगे, इसे 1 से करेंगे और उन सबको जोड़ देंगे जो भी रिजल्ट आएगा। अब आपको ये बात साफ दिखाई दे रही है कि ये रिजल्ट
आपका पूर्णांक में तो आएगा नहीं, पॉइंट में ही आएगा। तो आप इसे चेकआउट करके देख लेना, 87.40 रुपये है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी के सब क्या हैं, पूरे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 89 नंबर। तो क्वेश्चन में आपको क्या है कि समय वो बिल्कुल भी नहीं लगाना होता, आप ऐसे थोड़ा सा एज्यूम करके भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या उलट दी जाती है, मतलब जैसे कि ऐसा लिखा हुआ 36, तो उलट कर हम 63 लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो वह संख्या 1/5 भाग जोड़ा जाता है। हाँ, जब उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाता है, उस संख्या का 40% याद कीजिए। ठीक है, तो उस संख्या का 40% हमें बताना है। तो देखो, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं, 36, 32, 20 और 18। ठीक है, ये क्या है कि उन संख्याओं का 40% है। तो मैं एक बार 18 को चेकआउट करता हूँ। ठीक है, लास्ट वाले को। ठीक है, तो 18 अगर किसी चीज़ का 40% हिस्सा है तो उसका 100% कितना होगा, तो हम देखते हैं 2 बार, ये 5 बार, तो ये क्या है 9, 5, 45। तो वो संख्या मान लेते हैं 45 आएगी, तभी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 40% करने पर 18। अब हम 45 को क्या करते हैं, उलट देते हैं। 45 को उलट देने पर 54 आएगा। ठीक है, तो अब उस संख्या का 1/5, तो 45 का हम 1/5 करते हैं, तो वो क्या आएगा 9 आएगा। क्या 9 इसमें जोड़ने पर 54 आता है? हाँ, आता है। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है। आप क्वेश्चन को क्या है कि ऑप्शन से कर लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। अब ये मैं से नहीं करता तो हम इससे कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि एक्स वाई का समीकरण नहीं बनाना पड़ता और थोड़ा काम फास्ट हो जाता है। ये बात है, समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें क्या है आपका, हाँ, एक है पी और क्यू का क्वेश्चन। ठीक है, उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितने नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, पी और क्यू के पास कुछ धन है, यदि पी क्यू को 30 रुपये देता है। ठीक है, पी और क्यू के पास कुछ धन है, पी और क्यू के पास कुछ धन है, 30 रुपये देता है, तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का 2 गुना धन है। ठीक है, यदि क्यू पी को 10 रुपये देता है तो पी के पास क्यू के बचे हुए धन का 3 गुना है, तो पी के पास कितनी राशि है ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से मान लें ज़्यादा सही रहेगा ऑप्शन से। ठीक है, नहीं तो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक धन मान लेते हैं। तो 32 और 30 62 होता है, और 34 और 30 क्या होता है 64। तो आंसर तो आपका 62 और 64 में से होगा। तो मैं एक बार 62 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, 62 मानने से क्या है, पी क्यू को 30 रुपये देता है। ठीक है, पी क्यू को कितने रुपये देता है, 30 रुपये। ठीक है, तो हम देते हैं, देखो इसको 30 रुपये, तो 30 रुपये देने से हाँ ये कितना बन जाएगा 32। ठीक है, तो आप देखो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं। चलो एक्स वाई मान के कर लेते हैं इस बार। ठीक है, तो हमने एक्स वाई लिख लिया। यदि पी क्यू को 30 रुपये देता है, तो पी किसको देता है, क्यू को, तो इसमें से तो 30 घटेगा और 30 वो इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, हाँ क्यू के पास पी के बचे हुए धन का 2 गुना धन होता है ना। पी के पास कितना धन होता है, आपको कहा पी के बचे हुए धन का 2 गुना धन किसके पास होता है, क्यू के पास। तो क्यू तो 2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1। तो मतलब ये इक्वेशन ऐसे बनेगा, x माइनस 30/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 30/2। एक समीकरण तो आपका ऐसा बन गया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अगली बात, परंतु यदि, ठीक है, वही पी और क्यू और वही उनका धन x और y। ठीक है, परंतु यदि पी क्यू को 10 रुपये देता है, पी जो है वो क्यू को अगर 10 रुपये देता है, पिछली बार भी तो ऐसा ही था, हाँ पी क्यू को 30 रुपये देता है, हाँ इस बार क्यू दे रहा है, क्यू पी को, यदि क्यू है इसको 10 रुपये देता है तो इसमें से 10 लेस होंगे और 10 इसके पास जाके जुड़ जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, पी के पास क्यू से बचे हुए धन का 3 गुना धन होगा पी के पास, तो पी के पास 3 गुना धन होगा और इसके पास 1 होगा। सही है, अब इसे हम इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 10 ये 3 के बराबर है और x माइनस 10 ये किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इससे ये गुना होगा तो क्या आएगा 2x माइनस 2x माइनस क्या 2 से गुना 90 60 बराबर y प्लस क्या 30। इसको इस तरह भेज देते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 90 60 उस सब जाके जुड़ जाएगा। इसे हम सोल्व करते हैं, इसका इससे गुना x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 से 3y माइनस क्या 30। ठीक है, अब हम x को इस तरफ ले आते हैं, तो हम कहते हैं x माइनस 3y बराबर वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो हम प्लस बना लेते हैं, 30 को इस तरफ ले आते हैं 40 हो जाएगा, तो 3y माइनस क्या हो जाएगा x, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं, देखो
तो हम देखो x को इस तरफ ले आए और उसको इस तरफ भेजते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर, हमें बताना है क्या दोस्तों, हमें बताना है p के पास राशि, p के पास राशि क्या है, x है, तो हम y है ना वो रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो समीकरण वो सोल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं y को इस तरफ भेजते हैं 90 को ऐसे, तो 2x माइनस 90 बराबर क्या आएगा y, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब हम y की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो हम लिखेंगे देखो 40 बराबर 3 और y की जगह ये 2x माइनस 90, ठीक है, और y की जगह रख दिया माइनस क्या x। अब अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें x में रिजल्ट चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं, 40 बराबर क्या 6x माइनस 270 माइनस x, ये इससे घट जाएगा और 270 इस तरफ आ जाएगा, 270 इस तरफ आएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 270 और 40 जुड़ जाएंगे बराबर क्या, ये इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा क्या 5x, ठीक है। तो ये कितना 0, 7 और 4 11 हासिल 1 310, 310 और 5x, इसमें इसका भाग 62 बार लगेगा, तो x की वैल्यू 62 आई जैसे मैंने कहा। अब आप इसके ऑप्शन रख लेते ज़्यादा सही रहता, यही मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो इसके बजाय ऑप्शन उठा लेना क्वेश्चन में आसान होता है, बजाय क्वेश्चन का इक्वेशन करने के बजाय। देखो इक्वेशन नहीं मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर गुणनखंड का क्वेश्चन दोस्तों, और गुणनखंड का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने 70 जो क्वेश्चन करवाए हैं उसी में से आप जाकर देख सकते हैं, जिसका 5वां टाइप है, उस 5वें टाइप में मैंने 11 क्वेश्चन करवाए हैं लगभग, उन 10-11 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसने से कहा x माइनस 1 है, वो क्या है, उसका एक गुणनखंड है, तो 2x माइनस 1 है, अगर किसी चीज़ का गुणनखंड है तो ये बराबर 0 होगा, तो 2x बराबर क्या होगा 1, तो x बराबर क्या होगा 1/2, मतलब आपको x की जगह 1/2 लिखना है। अब हम जो भी x की जगह है वहाँ पर 1/2 लिखेंगे, तो a इंटू 1/2 की पावर क्या, सॉरी 2 इंटू 1/2 की पावर क्या 3 प्लस ax स्क्वायर है, तो हमने a लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3 बराबर ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, तो देखो ये 8 बन जाएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/4 प्लस, इसे देखते हैं ये क्या बन जाएगा a/4 प्लस ये क्या, ये बन जाएगा 5.5 बोल दो इसे, ठीक है, ये प्लस a प्लस 3 बराबर क्या 0, इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसे 0.25 बोल दो, या कैसे भी बोल दो, आपकी मर्जी है, 0.25 बोल दो इसे, तो 0.25 5 और 3 8, ठीक है, तो ये बन गया 8.75, ये उस तरफ चला जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक बात है। इसको मैंने इस तरह से बोल दिया क्या 0.25, और इसको और इसको जोड़ दिया, और ये कितना बना 8.75, ठीक है। और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इसको इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो a/4 प्लस a इस बराबर 8.75, इन दोनों को सोल्व करें तो 4 एकम 4 और क्या 5a/4 बराबर 8.75, 5 से इसे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, तो हम कह सकते हैं अगर 10 होता तो 2 बार कटता, पर कितना कम है 1.25, 1.25 का मतलब होता है क्या 25.25, तो 1.75 बार ये कट जाएगा, इसे हम 4 से गुणा करेंगे तो a/4 बराबर, ठीक है, इसे हम गुणा करेंगे 4 तो पूरा आएगा और 3 और आएगा, तो a बराबर क्या बनता है, हाँ सॉरी ये माइनस में आएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा ना, माइनस में, ठीक है, तो हम बोलेंगे a बराबर क्या आएगा -7। ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका 3D से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अर्धगोले का है, हेमिस्फीयर का है, उसे हम देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3 है, उसके अंदर भरे जाने वाले पानी, तो इसके अंदर आपको कितना पानी है वो भरना है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है, पूरे का तो 4/3 होता है, अधूरे का होता है 2/3 पाई r का क्यूब, ये होता है, बस ये लगाना और आंसर आ जाएगा। तो 2/3 पाई को पाई रखना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा है, r क्या है 3 उसका क्यूब, ठीक है, तो 2 इंटू पाई 3 के क्यूब से ये एक बार कट जाएगा, तो 27 में 3 का भाग लगे तो 9 आएगा, 9 का इससे गुना 18 पाई, क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है। तो 63 नंबर देखो कैसे है, 63 भी आसान सा ही है, अगर आप क्या करते हैं इक्वेशन बनाकर ऑप्शन से कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे एक धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो मतलब पानी है वो ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरह बह रहा है, अगर आप पानी के साथ जाएंगे तो पानी आपका सहयोग करेगा, ठीक है। तो 30 किलोमीटर धारा के आप क्या करते हैं प्रतिकूल, तो 30 किलोमीटर तो आप धारा के प्रतिकूल जाते हैं पानी के साथ,
ठीक है, मतलब बोट को आप पानी के साथ ले जाएंगे तो बोट और पानी दोनों जुड़ जाएंगे। और 44 किलोमीटर है, हाँ प्रतिकूल का मतलब धारा के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर आप धारा के विरुद्ध, मतलब बोट की जो चाल है, ठीक है, आप बोट को ऐसे इस तरफ लेके जा रहे हैं तो पानी इस तरफ बहाव दे रहा है, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा मतलब स्पीड कम हो जाएगा, तो मतलब बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड घटा देंगे, वो तो आपकी स्पीड हो जाएगी। अगर बोट की स्पीड 10 है और पानी की 2 तो आपकी स्पीड 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा 30 किलोमीटर। और फिर 44 किलोमीटर धारा के साथ, तो इसका मतलब B+W उसमें सहयोग करेगा, और ऐसा दोनों का जो समय है वो 10 घंटे लगता है, ये इसने कहा, ठीक है। पुनः 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब B-W, और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, और ये B+W, इसमें कितना घंटा लगेगा? 13 घंटा, ये इसने कहा। तो नाव के स्थिर पानी में, मतलब स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो आपको बतानी है। तो देखो मतलब ये जो बी है वो आपको बताना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑप्शन उठा लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। अब आप बताएं 44, 55 ये किससे कटते हैं? ये 11 से कटते हैं ना, 11 से, ठीक है। 30 और 40 ये जो संख्या है वो किससे कटती है? 30 और जो 40 संख्या है वो किससे कटती है? तो हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ये किससे कटेगा? 6 से कटेगा, ठीक है। 30 और 40 है वो 10 से कटे, 10 से भी कट सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, तो तभी तो मान पूरा आएगा ना, ठीक है। तो और दूसरी बात ये, और किससे कट सकता है? 5 से भी कट सकता है, 5 से भी ये कट सकता है। अब देखो अगर मैं इसमें 5 का भाग दूंगा तो 6 घंटे लगेगा, इसमें भाग दूंगा तो 4 घंटे, तो क्या ये टोटल 10 घंटे बन रहा है, ठीक है। इसमें इसका भाग 8 घंटे आएगा, इसमें इसका भाग है वो 5, तो 8 और 5 कितने घंटे हो गए? 13 घंटे। तो इसका मतलब B-W तो 5 आएगा और B+W क्या आएगा? 11, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, अगर मैं बोट की चाल 8 लेता हूँ और पानी की चाल 3 लेता हूँ, तो 8 में से 3 एक बार घटने पर तो क्या आएगा? 5, और 8 में 3 जुड़ने पे क्या आएगा? 11। तो इसका मतलब बोट की चाल तो कितनी हो गई? 8। ऐसे आप एज्यूम करके क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। या फिर आप ऐसा कहें यहाँ से कि B-W तो 5 है और B+W क्या है? क्या? 11। आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखो 11 + 5/2, 16/2 क्या आएगा? 8, और घटा के 2 का भाग देंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे का, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा फास्ट काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो आपका रेखीय समीकरण का है। ये जो क्वेश्चन है रेखीय समीकरण का, ठीक है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण, वीडियो मेंस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, उसी में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो इसमें ऐसे कहा गया k+1, ठीक है, यहाँ y है, ये बराबर 5 के, और k+1 x + 9y बराबर 8 के -1, ठीक है। इसके अनंत हल विद्यमान है। तो अनंत हल वाली कंडीशन में क्या होता है, ये इसके बराबर, तो यहाँ x के साथ में कुछ नहीं है तो आप लिखेंगे 1/, और इसमें x के साथ क्या है? k+1, ये बराबर होगा, और यहाँ पर y के साथ क्या है? ये, और यहाँ पर y के साथ क्या है? 9, ये चीज़ बराबर होगी। अब हमें k का मान बताना, तो k का मान आ जाएगा, मतलब हम ऐसा कहेंगे इस चीज़ के लिए a1/a2 = क्या? b1/b2, ये कंडीशन होगी, ठीक है। और यही हमने यहाँ लिखी है। अब आप देखो इसमें से k का मान है, आप ऑप्शन से उठा लो, ज़्यादा सही रहेगा। 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 + 1 बराबर 2 + 1/9, ये 1/3 बना, और ये क्या? 3/9, तो क्या बोल सकते हैं? 1/3 बन रहा है, तो k की वैल्यू 2 सेटिस्फाई है। तो इस तरह से हम ऑप्शन उठा कर रख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और वैसे आपको आइडिया हो जाएगा ऑप्शन रखने पर, हाँ, तो आपको आदत बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 65 नंबर है, ठीक है। 65 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा हुआ है, उसमें आपका क्वेश्चन है, उसमें मतलब 65 में एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो हम देखते हैं, देखो कैसा है। पहला स्टेटमेंट आपका ऐसा कह रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बच्चों की संख्या, हाँ, तो शिक्षक की आयु है, शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर है, तो बच्चों की संख्या हम n मान लेते हैं, और शिक्षक की आयु भी क्या है? उसकी तो आयु है, और ये बच्चों की संख्या है, ठीक है। तो टोटल संख्या क्या हो गई? n+1, क्योंकि ये जो संख्या है बच्चों की है, उसमें एक शिक्षक ही तो है, तो n+1 टोटल संख्या हो गई, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या बता रहे हैं, हाँ, यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वृद्धि हो जाती है।
मतलब अगर हम n देखें ना, उनका जो एवरेज है वो तो कुछ मान लेते हैं y था, ठीक है, और n+1 है, उसका जो औसत है वो क्या है, y+1, ठीक है, एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपको देखकर ये बताना है कि कोई आंसर आ सकता है क्या। तो इससे आंसर इसलिए नहीं आ सकता, अगर इसमें बच्चों की संख्या दे दी होती ना, बच्चों की संख्या जैसे कि 15, 16, 17, तो ये आंसर आ जाता। अब ये आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल बन गए। यहाँ पर भी देखो वेरिएबल बन रहा है और यहाँ पर भी एक वेरिएबल बन रहा है। तो आपको चाहे कुछ भी दे, चाहे इस टीचर की आयु दे या फिर इस बच्चों की संख्या दे, क्योंकि देखो यहाँ पर आप इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो n और y दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल गायब होना ज़रूरी है। ये तभी पॉसिबल है जब आप n की वैल्यू बता पाएँ, ठीक है। तो न तो फर्स्ट स्टेटमेंट न सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों को मिलाकर हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान सा है, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि दुकानदार साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% बढ़ाता है। पहले तो मान लेते हैं 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसे 10 रुपये बढ़ा देता है 10%। तो 10 रुपये 10% 10 रुपये होता है, बढ़ाने पर ये चीज़ 110 रुपये की बन जाएगी। और फिर क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देता है। अब इसका 10% जो होता है ना, वो क्या होता है 11, डिस्काउंट देने पे ये चीज़ 99 की बन जाएगी। तो आप ही बताएं 100 से 99 क्या उसे 1% का लॉस नहीं हुआ क्या, हुआ। और यही आपसे पूछ रहा है, बस आपको ऑप्शन जो है हानि होगी, बस इतना पूछा है, ठीक है। तो आप खुद देख पा रहे हैं 100 से 99 हो गई तो वो चीज़ है वो हानि होगी। और ऐसा भी पूछता है कितने %, तो आप बता देते 1%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। 67 नंबर है। 67 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 13 और 5 की पावर 3 है। तो इसे तो आपको करने की जरूरत नहीं थी, कैसे 13 बटे ये 125 हुआ। अब एक बात बताओ, 13 में अगर आप 125 का भाग देंगे, भाग टूट गया पहले, तो 0 पॉइंट पहले आ गया। और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, ए नंबर में, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा, है ना। तो 0.104 है ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। समझ गए नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 68 नंबर। 68 में दोस्तों क्या है, हाँ 68 में आपका क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 जो आपके व्यक्ति हैं उनका 2+ हो जाता है एवरेज, जो उनका एवरेज है दोस्तों वो 2+ हो जाता है। क्यों, जब 20 और 24 वर्ष की 2 महिलाएं चली जाती हैं, ठीक है। तो 2 महिलाएं हैं, 2, एक का तो उम्र 20 वर्ष है और एक का कितना उम्र है 24 वर्ष है, ये छोड़ के चली जाती है, तो उससे आपका औसत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जो नई आई जो 2 महिलाएं हैं ना, उनका औसत क्या है, जो उनकी उम्र ज़्यादा है इस वजह से बढ़ा है, वो ज़्यादा लेके आई उम्र इसी वजह से बढ़ा है। तो उन 2 महिलाओं की औसत उम्र हमें बतानी है। तो आप एक बात बताओ, उन 2 महिलाओं ने 2 बढ़ा दिया, कितने लोगों को, 8 को, तो इसका मतलब उन्होंने 16 बढ़ा दिया, ऐसा ही है, उन्होंने 16 बढ़ा दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। अब आप ये बताएं इन दोनों महिलाओं की औसत उम्र कितनी है, 20 और 24 के बीच में क्या होता है, 22 वर्ष होता है। अब एक बात बताओ, उन दोनों ने 16 बढ़ाया है, 8 लोगों को, 8 का 2 16, तो प्रत्येक को वो कितना बढ़ाएंगी, हम ऐसा कह सकते हैं क्या, 8, ऐसा कह सकते हैं। तो 22 में हम 8 जोड़ते हैं तो उनकी उम्र फिर कितनी हो गई, 30। तो हम 30 इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। मतलब एवरेज में हम एवरेज को जोड़ सकते हैं। 8 दूनी 16 आपने जो आया, तो हमने 2 का भाग इसलिए दिया क्योंकि वो प्रत्येक दोनों औरतें हैं, उनको कितना कितना बढ़ाएंगी, तो इसका मतलब 16 में 2 का भाग दिया तो प्रत्येक को 8 बढ़ाएंगी। यहाँ ये 20 है, ये 24 है, तो इसका इन दोनों का एवरेज तो 22 ही है। तो 22 में 8 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो 30 वर्ष की है ना। तो इस तरह से हम थोड़ा फास्टली ये जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई समझ रहे हैं तो आप नहीं कर पाए, अगर आप इसे भिन्न की तरह समझेंगे तो सही रहेगा। जैसे कोई भिन्न होती है 1 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/4, तो ये इस तरह से है जैसे कि 5 सही a/3 इंटू b सही 1/2 बराबर कितना 19। तो हमें a और b की जो वैल्यू है वो पूछी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन उठा लें। तो ऑप्शन जो है मैं उठाता हूँ 7 और 3, ठीक है, जो सही है। 7 और 3 जो ऑप्शन है, मैं a की वैल्यू 7 रखता हूँ, तो 5 सही 3/7 इंटू b की वैल्यू में लिखता हूँ 3 सही 1/2। 3 5 15, ये जो 19 है वो 15 के आसपास ही है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब देखो आप 8 और 4 लिखोगे, 8 और 4 तो 8 और 4 तो 32 हो जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, सही बात है ना। तो इसलिए क्या है कि आप इस तरह से चीज़ें माने। देखो यहाँ पर मैंने 3 मानना b की जगह, क्योंकि 3 5 से गुना होकर 15 आ सकता है। आप और कुछ माने, देखो आप b की जगह 4 मानेंगे, 4 5 20 ज़्यादा चला गया, नहीं हो सकता। 2 मानेंगे, 5 2 10 कम रह गया। 4 मानेंगे, 5 4 20 ज़्यादा हो गया, सही बात है। तो इस तरह से आप एक अंदाज तरीके से भी देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ कितनी जा सकती है,
ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इसको। 7 5 35, 35 और 3 38/7 इंटू 7, 3 दूनी 6 और 1 क्या 7/2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 19 बार। ठीक है, तो 19 अपना क्वेश्चन का सही जवाब। और मैंने माना भी कैसे है ये भी मैंने आपको बताया, ऐसे नहीं मैंने बेतुके तरीके से किसी को मान लिया और बस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना 69 के बाद में है, हाँ 70 नंबर क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर उसे देखते हैं। ठीक है, हम एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल दे रखा है हमें, उस सर्किल के अंदर हमें ओ जो सेंटर है उससे है एक समांतर चतुर्भुज है वो हमारे बनाया हुआ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, अब हमें देखो हमें ये दे रखा है कि ये जो एंगल अगर थीटा होगा तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो भी क्या होगा थीटा, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं जो आपके समांतर चतुर्भुज होते हैं उसमें बराबर होते हैं। ठीक बात है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक परिधि पर है ना एक कोण है वो बना लेते हैं। तो परिधि केंद्र पे जो बना हुआ कोण है वो परिधि पे बने हुए कोण का क्या होता है आधा होता है। हम इसे θ/2 लिखेंगे, इसके बजाय हम इसे 2θ मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब हम ऐसा कह सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे बोलेंगे θ + 2θ = 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 3θ की वैल्यू हो गई 180, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। हमें बताना है ये वाला कोण, तो 2 × 60 डिग्री बराबर क्या 120 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 32 है। ठीक है, तो रितु और प्रिया का जो एवरेज है वो 22 वर्ष है, एवरेज दे रखा है ये दोनों का। उसमें 8 वर्ष के बाद है। ठीक है, तो दोनों कॉमन सी बात है, दोनों 8 वर्ष बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है एक कम बढ़ेगी ज़्यादा। तो दोनों को जो एवरेज हो कितना वर्ष हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। तो 30 को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, उनकी उम्र ही निकाल लेता हूँ, 8 वर्ष के बाद में 60 वर्ष हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनका अनुपात दे रखा है 7:8। तो 7:8 टोटल कितना होता है 15। अब मैं इस 60 वर्ष को बांट देता हूँ, तो 60 है वो 15 के बराबर है, 7 के बराबर, और इस 8 के बराबर क्या होगा 4 बार कट जाएगा, 7 4 28। तो ये तो 28 वर्ष की है रितु और ये 32 वर्ष की प्रिया। ये जो आपके 28 और 32 वर्ष हैं 8 वर्ष पहले के हैं। ठीक है, तो इसमें से आप 8 वर्ष बाद के हैं, इसमें से 8 वर्ष घटाओगे, इसमें से 8 वर्ष घटाओगे तो ये वर्तमान पे पहुंच जाएंगी 20, और ये कितने की हो जाएगी 24। ठीक है, 20 और 24 वर्ष की। अब आपको पूछा 2 वर्ष पहले रितु की आयु, 2 वर्ष पहले रितु की आयु, तो ये रितु है 2 वर्ष पहले, 24 में से 2 घटाएंगे तो आएगी रितु 22 की, और 2 वर्ष पहले किसकी प्रिया की, इसमें से 2 घटाएंगे 18, तो इनका अनुपात क्या आएगा 11 और 9। और यही आपसे पूछा, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है पूरे पेपर का, 72 नंबर है। टोटल आपके 32 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 41 से लेकर 72 तक जो PDF है आपको अवेलेबल मिलेगी, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाकर आप देख पाएंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% की आवश्यकता है। ठीक है, 33 पर, मतलब 33 वाले बिंदु पर आप आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे, यहाँ पास वाला बिंदु है। ठीक है, एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब वो यहाँ रह जाता है 238, और दूर कितना है पास वाले बिंदु से 26, तो 26 और 238 33% के बराबर हम ऐसा कह सकते हैं। तो 238 + 26 नंबर लेके आएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं 33% हो जाता है। हमें यही पूछेगा उसका 100% कितना होगा पेपर का, यही पूछा है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक है वो कितने होंगे, तो 100% होंगे। ठीक है, और इस तरह से परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसमें इसका भाग देना है। ठीक है, तो हम भाग देते हैं। तो मैं देखो क्या करता हूँ, 11 से काटता हूँ, 11 3 33। ठीक है, 11 दूनी कितना 22, 1 बच गया, फिर 18 है, 11 कम 11, यहाँ से 7 शेष रहा, वो 7 इसे दे देंगे, 33 बन जाएगा, 11 3 33, 24 में इसका भाग 8 बार लगेगा, 8 का 100 से गुणा 800। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। मैंने जोड़ा भी नहीं और भाग भी दे दिया, इस तरह से आप थोड़ा फास्टली भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टोटल है 32 क्वेश्चन हैं, वो वीडियो मेंस के जो हैं वो किए हैं। ठीक है, आप इस तरह से है इनको देख सकते हैं। आप बाकी की जो आंसर किए हैं वो और किसी अन्य जगह से मिला सकते हैं, ये पूरे ऑथेंटिक है, हमने इनका सोल्यूशन आपके सामने किया है। ठीक है, बाकी की वीडियो के लिए आप बने रहें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।